Hello, I am Dr. Sanjeev Sidana. I am working as Associate Director in Department of Interventional Cardiology at Eternal Hospital, Jaipur. Today, we'll discuss a few things about heart attack and how we can differentiate it from the heart failure as well as the cardiac arrest. तो इनके हम बारे में आज जानेंगे, इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, इन सब विषयों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट की मांसपेशियों को हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड की रुकावट पैदा होने की वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है और हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होने लगती हैं। इस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जिसको जन्म के बाद से लगातार काम करना पड़ता है और कभी भी इसको रेस्ट नहीं मिलता है। क्योंकि इसका जो काम है वो ये है कि पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना, और कोई भी ऑर्गन हम जानते हैं कि बिना ब्लड के और बिना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे हार्ट को खुद भी काम करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। ये जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई है ये 3 कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा होती है। इन कोरोनरी आर्टरी में जब धीरे धीरे समय के साथ विभिन्न रिस्क फैक्टर्स की वजह से जब इनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है तो इन आर्टरीज में रुकावट पैदा हो जाती है, और जब कभी इस रुकावट की वजह से ऊपर की लेयर अगर कभी फट जाती है तो उसके ऊपर अचानक खून का थक्का जमने से और ये आर्टरी जो 100% बंद हो जाती है। 100% बंद होने की वजह से इसमें आगे जो आर्टरी बंद होने की वजह से आगे खून नहीं जा पाता है और हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसी कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का समय पर उपचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसका समय पर उपचार नहीं करते हैं तो ये हार्ट की मांसपेशियों को परमानेंट डैमेज कर देता है, और परमानेंट डैमेज होने के बाद हम कुछ भी ट्रीटमेंट करें तो फिर वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें उपाय करना चाहिए कि हार्ट अटैक ना हो। अगर कभी हो भी जाए तो जल्दी से जल्दी इसका इलाज अपने को करना चाहिए। इलाज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दो इससे मिलती जुलती जो टर्मिनोलॉजी है उससे इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि हार्ट अटैक से मिलती जुलती टर्मिनोलॉजी एक तो हार्ट फेलियर है और दूसरा कार्डियक अरेस्ट है। इसको कैसे क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो हार्ट अटैक तो जैसे मैंने बताया कि अचानक ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। जब इस हार्ट अटैक की वजह से लंबे समय तक अगर हार्ट की मांसपेशियां परमानेंट डैमेज हो जाती हैं और हार्ट को ब्लड को प्रॉपर पंप करने में डिफिकल्टी होती है या फिर उसको अपना फिलिंग प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तीसरी जो मिलती जुलती कंडीशन है वो है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की मांसपेशियां या तो काम करना बंद कर देती हैं और या फिर इरेगुलर और फास्ट धड़कने लगती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड तुरंत नहीं पंप कर पाती हैं और पेशेंट को सडनली ब्रेन को ब्लड नहीं मिलने की वजह से बेहोशी हो जाती है। और इस बेहोशी की वजह से अचानक पेशेंट गिर जाता है और पेशेंट को अगर इमीडिएट अटेंशन ना मिले, जिसमें हम सीपीआर कर सकते हैं और पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर विद इन मिनट्स, तो पेशेंट को सेव किया जा सकता है, अदरवाइज पेशेंट को सेव करना मुश्किल है। तो इस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन है जो अगर हम जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें तो इट लीड्स टू सडन कार्डियक डेथ। दैट मींस जल्दी से जल्दी पेशेंट को इसमें अटेंशन ना मिले तो मृत्यु हो सकती है। तो हार्ट सडन कार्डियक डेथ का भी मोस्ट कॉमन कारण जो है हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक होने से जब मांसपेशियों को ब्लड नहीं मिलता है तो उनमें इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है और फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है इफेक्टिव पंप की तरह काम नहीं करता है और पेशेंट अचानक बेहोश होकर के गिर जाता है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। हार्ट अटैक के कारणों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड सेकंड इज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर में, हमारे जीन्स में जन्म के समय से होते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में मेन जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में यंग एज में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, ब्रदर को, सिस्टर को या मदर फादर को, तो ऐसे पेशेंट में हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट को एक्स्ट्रा केयरफुल होकर के अपना लाइफस्टाइल एक्सटेंसिवली मॉडिफाई करना चाहिए और रूटीन चेकअप कराना चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक होने से पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है उनमें है एज और सेक्स। जैसे जैसे हम देखते हैं एज बढ़ती है तो हमारा हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है, और
मेल्स को हार्ट अटैक होने की संभावना यंगर एज ग्रुप में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल हार्मोन की वजह से एटलीस्ट मेनोपॉज तक पेशेंट्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं, अनलेस कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर्स ना हो। फिर हम आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मॉडिफाई करके अपने हार्ट अटैक की संभावना काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि हम आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, सब चीज मशीनों से होती हैं, तो इसलिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर हम डेली 30 टू 40 मिनट्स नहीं करते हैं तो ये प्रमुख कारण है हार्ट अटैक होने का। तो इसलिए हमें तुरंत प्रभाव से अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि हम हार्ट अटैक का खतरा कम कर सकते हैं। फिर सेकंड जो मोस्ट कॉमन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग। तो कोई भी पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो वो अपना हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक बढ़ा लेता है, और स्मोकर्स में कम से कम 3 से 5 गुना ज्यादा संभावना होती है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई स्मोकिंग करता है तो जल्दी से जल्दी उसको क्विट करे। अगर हम उसको क्विट करते हैं तो हम अपना रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं। फिर अदर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उसके भी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम कुछ दवाइयों द्वारा और नमक कम लेने से, एक्सरसाइज करने से अगर हम ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखते हैं तो ये भी हम काफी हद तक हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। फिर डायबिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। जैसे कि किसी भी पेशेंट अगर उसको डायबिटीज है, अगर उसको नॉन डायबिटीज से हम कंपेयर करते हैं 2 से 3 गुना ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के। तो अगर हमें डायबिटीज है तो उसका हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंट्रोल हम रखते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना काफी कम होती है। आजकल कुछ डायबिटीज की नई मेडिकेशन आई हैं जिसमें GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट ये वाली दवाइयां डायबिटीज के कंट्रोल के लिए लेते हैं। फिर आगे कुछ और रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी हम जानते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। अगर किसी का वजन ज्यादा है और अगर वो अपना BMI कैलकुलेट करता है और वो ओबीज रेंज में आता है या फिर ओवरवेट रेंज में आता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर हम अपने खान पान से और एक्सरसाइज से अपना वजन कम कर पाते हैं तो हम अपना हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। तो ये तो हुए कुछ रिस्क फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई करके अपना हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रिवेंशन के लिए। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो भी मॉडिफाइबल है इनको स्ट्रांगली हम लोग मॉडिफाई करें, और रूटीन चेकअप हम साल में एक बार जरूर कराते रहें। और जो भी पेशेंट जो हाई रिस्क पे हैं वो अपना जो है रूटीन चेकअप जरूर कराएं। और अगर डॉक्टर उनको कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे कि स्टेटिन्स या फिर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए कुछ दवाइयां अगर हम उनको, या हाइपरटेंशन के लिए दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो वो दवाइयों को बराबर लें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और वेट को कंट्रोल रखें, तो वो अपना हार्ट अटैक का रिस्क कम कर सकते हैं। फिर इलाज की बात करते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि सडन हार्ट अटैक जब भी होता है तो ऐसे पेशेंट को स्पीडी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि जो आर्टरी बंद हुई है वो हम जितना जल्दी खोलेंगे उतना बेनिफिट ज्यादा होगा, और जितनी देर तक वो बंद रहेगी उतना ही उसको हार्ट की मसल्स को ज्यादा डैमेज करेगी। तो आजकल जब भी पेशेंट जो अपने टाइमली हॉस्पिटल में आ जाते हैं विद इन 12 आवर्स और 24 आवर्स, तो ऐसे पेशेंट में जो आज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को, जब भी हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हम ECG से उसका डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर पेशेंट को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए कंसेंट लेकर के शिफ्ट करते हैं। इसमें एंजियोग्राफी करके और जो नस हार्ट की जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है 100% बंद है, उसमें से क्लॉट निकाल करके और फिर उसको बैलून से ओपन करके और उसमें एक स्टेंट लगा देते हैं, जिससे ब्लड का प्रवाह तुरंत शुरू हो जाता है और जो मसल्स है वो डैमेज होना बंद हो जाती हैं। ये तो इसका एक ट्रीटमेंट है। और सेकंड ट्रीटमेंट, अगर कहीं ऐसे सेंटर में पेशेंट है, ऐसी रिमोट लोकेशन पे है जहाँ प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जो सेकंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है फिब्रिनोलिटिक थेरेपी। इसमें हम एक स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवाई पेशेंट के शरीर में देते हैं, जिसकी वजह से वो क्लॉट खुल जाते हैं और टेम्परेरीली, और फिर पेशेंट को कुछ समय मिल जाता है ताकि वो दूसरे सेंटर पर जाकर के अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक का पेशेंट को अगर रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, अपने रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई नहीं करते हैं, तो रिकरेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, अपनी रेगुलर मेडिकेशन जिसमें से एंटीप्लेटलेट
यानी कि खून पतला करने की दवाइयाँ, अगर हार्ट डैमेज हुआ है तो एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स, सो दैट कि उसका पंप फंक्शन मेंटेन रहे। और फिर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए स्टेटिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा आजकल व्हाट्सएप पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसी भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इंसान के शरीर में फायदा नहीं करती हैं और इनको नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको हमें दूर करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल ही मेनस्टे है, जो मेन सब्सटेंस है जो हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होता है और ब्लॉकेज को प्रोड्यूस करता है। तो इवन पेशेंट जिनका, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तो भी ऐसे पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के अनुसार कोलेस्ट्रॉल की दवाई जरूर लेनी चाहिए, ताकि वो रिकरेंस को रोका जा सके। क्योंकि हार्ट अटैक में एक जगह जहां हमने क्लॉट किया था वहां तो स्टेंट लगा दिया, लेकिन उसी एरिया में भी दोबारा ब्लॉकेज हो सकता है, और बाकी जो आर्टरीज हैं और बाकी जो उस आर्टरी के बाकी एरिया हैं उनमें भी दोबारा ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से हमें ये रेगुलर मेडिकेशंस बहुत जरूरी हैं और रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। और इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखें।